अकबर वो शख्स था जिसे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। उसकी हंसी जीती जीती सी लगती थी, उसका निर्णय सहज और तेज। लोगों ने उसे देखा तो उसे अजबसा शौकीन, कभी कभी खिलंदर, मगर जिम्मेदार नेता समझा। सलीम उससे छोटा था, खिलखिलाता हुआ, नटखट उसी तरह जैसे सुबह की हल्की धूप पत्तों पर खेलती है। दोनों का रिश्ता सिर्फ राजा और बादशाह का नहीं था, वह दोस्ती और अपनत्व का वो मिश्रण था जो अक्सर किस्सों में चमकता है। सलीम अकबर का साथ मिलता, अकबर उसे पाला करता, और दोनों की बातें महल के गलियारों से बाहर तक मशहूर थी। सलीम की हंसी में एक शरारत थी, और उसकी शरारतों में न कोई द्वेष था न कुटिलता। एक बार उसने महल के मुहर्रम के समय अकबर की फेवरेट अंगूठी बादशाह की कुर्सी के नीचे छुपा दी थी, ताकि बादशाह ढूंढते ढूंढते उसे मजेदार कविता सुनाने पर मजबूर हों। अकबर हंसा, परेशान हुआ, और अंत में दोनों साथ बैठकर अंगूठी निकाली और सलीम ने कविता गाकर महल के बच्चों को हंसा दिया। यही तो उनकी दोस्ती की मीठी खटियत थी। कभी कभी तकरार, लेकिन हमेशा एक दूसरे के लिए पहचान और सम्मान। समय चलने लगा और बाहरी दुनिया में हलचल बढ़ी। राजनैतिक गठबंधन बदल रहे थे, सीमाओं पर सरकती नजरें, गुप्त चर्चाएं। अकबर ने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए। उसने ध्यान दिया कि सलीम के अंदाज में बदलाव आया है। पहले जहां सलीम को कविताएं, शोर शराबा और महल की त्योहारें भाती थी, अब वो अक्सर सुबह सुबह तलवार बाजार में घूमने लगता, गंभीर चेहरा लिए समझौते और नक्शों पर नजर डालता। अकबर ने सोचा कि ये उम्र का असर है, थोड़ी जिम्मेदारी का एहसास। एक रात खास थी, चांद नीचा था और बादशाह की सभा के बाद महल में शोर कुछ कम था। सलीम अकबर के पास आया। आंखों में कुछ ऐसे सवाल थे जिनका पर्दा उसने अभी तक नहीं खोला था। उसने कहा, मियां, जिस चाहत से आप राज्य की चिंता करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब किसका है? अगर किसी को आजादी की पगडंडी मिल जाए, क्या वो जरूरी है कि वो महल में रहे? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, हम सभी के कर्तव्य है सलीम। शासन एक जिम्मेदारी है। पर सलीम की आंखों में वो ज्वाला थी जो अब शब्दों में बदलने को तैयार थी। अगले कुछ महीनों में सलीम के चिन्ह बढ़ते गए। उसके दृढ़ विचार फौजियों के बीच चर्चा का विषय बन गए। कुछ लोग उसके साथ थे क्योंकि उसने लोगों की चुनौतियों को देखा था। कुछ लोग उससे दूरी बनाते थे क्योंकि उसकी सोच परख से बाहर थी। महल की दीवारों के भीतर भी बातचीतें तेज हुई। किसी रसोइये ने कहा, सलीम अक्सर नगर के लोग से मिलने जाता है। किसी ने बताया कि वो मजदूरों के साथ गपशप करता और उनकी छोटी परेशानियां सुनता। ये सब अकबर के कानों तक पहुंचा और एक उदासी ने उसका मन भर दिया, जैसे पत्तों पर ओस की बूंदें जब सूरज की पहली किरण में उड़कर गायब हो जाती है। फिर एक घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन सीमा पर झड़प हुई। दुश्मन ने अचानक हमला किया और शहर की एक सीमा चौकी पर हमला कर दिया। अकबर ने सेना तैयार की, लेकिन लड़ाई में दोनों तरफ के लोग घायल हुए। सलीम ने तुरंत अपनी गाड़ी उठाकर घायल सैनिकों के पास जाना चाहा। उसने कहा, हमें जीवित लोगों को बचाना चाहिए, उनसे युद्ध की बातें बाद में होंगी। अकबर ने कहा, युद्ध एक रणनीति है सलीम, और तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि राज्य की रक्षा भी जरूरी है। पर सलीम ने ठान लिया कि वो घायल सैनिकों का साथ देने जाएगा। उसकी इस मानवता ने सेना में एक अलग हलचल पैदा कर दी। कुछ लोग उसकी तारीफ करने लगे तो कुछ ने कहा कि वो सक्रियता में कमजोरी दिखा रहा है। वो रात भी अजीब थी। सलीम जब घायल सैनिकों की सहायता कर रहा था, तभी एक गुप्त साजिश का पता चला। एक गुप्त दस्तावेज सामने आया जिसमें लिखा था कि कुछ दरबारी सलीम की लोकप्रियता का फायदा उठाकर उसे कोई बड़ा सामरिक कदम उठाने के लिए उकसा रहे थे। अखबार जैसा कुछ तो नहीं था, पर राजनीतिक कानाफूनी का मतलब साफ था। सलीम की सक्रियता और लोगों के बीच उसकी छवि कुछ लोगों को खटक रही थी। अकबर ने ये बात सुनी तो उसका चेहरा वैसा हुआ जैसे पत्थर पर पानी गिरा हो।
उसने सोचा, क्या मेरे निकटवर्ती ही मेरे शासन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? एक दिन महल में मीटिंग बुलाई गई। कुछ बड़े मंत्री, कुछ बड़े सेनापति और सलीम भी। माहौल क्लिष्ट था। लोग आंखें दिखा रहे थे, बातें छुपा रहे थे। अंत में एक वरिष्ठ मंत्री ने बोलकर कहा, महाराज, सलीम की लोकप्रियता से कुछ अस्थिरता फैली है। अगर वो किसी विदेशी शक्ति से हाथ मिलाकर सत्ता परिवर्तन का आयोजन करे तो हम क्या कर पाएंगे? बात घुमाते फिराते कही गई, पर निशाना साफ था। सलीम ने झट से उत्तर दिया, मैंने कभी सत्ता का लालच नहीं देखा। मेरी नीयत साफ है और मर्यादा ही मेरी पहचान है। पर शब्द हवा में फिका पड़ते हैं जब विश्वास कमजोर हो। अकबर ने मन ही मन सोचा कि शायद ये सिर्फ गलतफहमी है। उसने सलीम से अलग से कहा, तू मेरे पास आए, बिना हिचकिचाए। बता, किस बात का हल चाहिए? सलीम ने आंखें भर आई। मियां, लोग कहते हैं कि मैं अपना रास्ता अलग रखता हूं, पर मेरे इरादे नेक हैं। मैं चाहता हूं कि लोग अपने घरों में चैन महसूस करें, कि भूखा न सोए, कि खेतों में धोखा न हो। अकबर ने यकीनन उसकी बात सुनी, पर दरबार की खामोशी उसे चुभी। यहीं से उनका मतभेद गहराने लगा। अकबर सत्ता और स्थिरता के लिए सोचता था, सलीम लोगों के रोजमर्रा के दर्द के लिए। समय ने अपने पन्ने पलटे और इश्क, ईर्ष्या और राजनीति का ऐसा जाल बुन दिया कि सलीम पर आरोप लगने लगे। किसी ने कहा कि उसने किसी बाहरी राजा से खुफिया मुलाकात की। किसी ने कहा कि वो महल की गोपनीय योजनाएं बाहर भेज रहा है। ये सब झूठे दाव थे, पर सबसे खतरनाक रकम अफवाहें होती है। अकबर जो सलीम को पहचानता था, वो अंदर ही अंदर जानते थे कि सलीम निर्दोष है, पर राजनीतिक तंत्र के दबाव में दिमाग पर असर पड़ता है। मंत्री दबाव बनाते, सेना की कुछ इकाइयों का रवैया बदलता, और अचानक ऐसा समय आया जब अकबर ने कठोर फैसला कर दिया। अकबर ने सलीम को डर से या मजबूरी से महल से निष्कासित करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि यह परिस्थिति क्षणिक है। सलीम को बाहर भेजकर शांति कायम की जा सकती है और बाद में सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। पर सलीम ने यह कदम अपनी आजादी के लिए उठाया और वो छोड़ कर गया। महल के द्वार के सामने दोनों की मुलाकात थी। सलीम हंसते हुए बोला, मियां, ये दुनिया बड़ी विचित्र है, पर मैं आपका मान रखूंगा। अकबर ने कहा, मैं भी तेरा मान रखूंगा सलीम। पर दोनों की आंखों में कुछ टूट चुका था, एक तरह का खामोश सरहद जो शब्दों से परे था। सलीम का बाहर निकलना महल में सुर्खियों का विषय बन गया। कुछ ने राहत की सांस ली, कुछ ने अफसोस जताया, पर सलीम ने बाहर जाकर वही किया जो उसके दिल में था। वो गाँव गाँव गया, लोगों से मिला, उनकी परेशानियां जानी और न केवल सुनी बल्कि समाधान की कोशिशें भी की। उसने छोटे छोटे स्कूल बनाए जहां बच्चे रात में भी पढ़ सकें। उसने पानी के कुएं खुदवाए। उसने छोटे व्यापार की शुरुआत करवाई ताकि लोग अपने घर चला सकें। उसकी ऊर्जा लोगों में उम्मीद जगाती, और इस काम में उसकी हंसी, उसकी शरारतें भी साथ थी। वो हर काम को हंसी ठट्ठा में बदल देता और लोग उसकी राजनीतिक मजबूरी को भूलकर उसके साथ हंसते हुए काम करते। अकबर दूर से ये सब देखता रहा। उसे कभी कभी सलीम की याद आती, उसकी हंसी कानों में गूंजती, और फिर वो अपने आप को समझाता कि उसने राज्य के हित में वो कदम उठाया था। पर रातों में वो उठकर सलीम की बातें सोचता, उन दिनों को याद करता जब दोनों साथ 56 शिकार पर जाते। सलीम उसकी गाड़ी में स्केच बनाता और अकबर उसकी कलम की हरकतों को टोकता। दिल क्या करे, हर याद घातक पुल बन जाती जो उसके सीने को कस लेती। समय एक चुपके चक्र है। कुछ वर्षों के बाद एक खुफिया खबर आई कि सीमा के पार एक बड़ा विद्रोह उभर रहा है, और उसकी कमान में वही लोगों के नेता है जिन पर कुछ साल पहले सलीम के खिलाफ आरोप लगे थे। सवाल खड़ा हुआ कि क्या सलीम उन लोगों से जुड़ा है? अकबर की फौज तैयार हुई और सीमा की ओर बढ़ी, पर सलीम ने फिर दिखाया कि उसका रास्ता कोई साजिश नहीं है। उसने सीमाओं के नजदीक जाकर आश्रयों की व्यवस्था की, लोगों की रक्षा की
और अपने नाम पर लोगों की जिंदगियां संवारने का काम किया। विद्रोहियों में कोई बड़ा नेता नहीं था, पर परिस्थितियां ऐसी थी कि बलव के भाव में लोग बहने लगे थे। सलीम की दया और करुणा ने कई बार लड़ाई को पलट दिया। उसने घायल सैनिकों को बचाया, बेघर परिवारों का सहारा बना और अपने किस्सों से लोगों को हंसाया भी। अकबर अपने सेनापति के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा था, पर उसकी अंतरात्मा में एक सवाल था। क्या वह अपने दोस्त को हथियारों से हराने जाएगा? क्या वह राज्य के लिए अपने दिल को उससे अलग कर देगा? उसे याद आया वो दिन जब सलीम ने महल की अंगूठी छुपा दी थी और बच्चों के लिए कविता सुनाई थी। क्या वही सलीम अब किसी षड्यंत्र का हिस्सा बन गया था? दुनिया में अक्सर यही अनपेक्षित मोड़ आते हैं, जहां सच्चाई और अफवाहें दोनों साथ चलती है। अकबर ने निर्णय लिया कि वो बिना सलीम से बात किए कार्रवाई नहीं करेगा। उसने एक गुप्त संकेत भेजा, अगर तुझे मेरी आंखों में झूठ दिखता है तो मुझे व्यक्तिगत मिल और बता। सलीम ने वो संदेश पढ़ा और अचरज में गिरा। वो नहीं चाहते थे कि अकबर उन्हें गलत समझे। वे मिले एक सुनसान बाग में जहां बरगद की छाव थी। दोनों के बीच जो नजदीकी थी वो कुछ समय के लिए थम गई थी, पर दोनों की जुबान पर वही पुरानी आदत थी, खेल, मजाक और फिर गहरे सवाल। सलीम ने कहा, मियां, मैं राज्य के खिलाफ कुछ करने वाला नहीं हूं। मेरी छोटी छोटी कोशिशें लोगों की भलाई के लिए हैं। अकबर ने कहा, मगर हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों को लगता है तुम कुछ और कर रहे हो। दोनों के बीच घनत्व बढ़ा। सलीम ने बल्ले की तरह कहा, अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो मुझे आजाद कर दो। मैं तुम्हारे राज में रहकर भी अलग नहीं बन सकता। अकबर ने गंभीरता से कहा, मैं तुम्हें आजाद नहीं कर रहा सलीम, पर मैं तुम्हारे रास्ते से जुड़ा हुआ नहीं रहना चाहता यदि वह राज्य को खतरनाक बना दे। ये वाक्य एक चुभन की तरह था। सलीम ने देखा कि उसकी मंशा और अकबर की जिम्मेदारी के बीच वो दरार गर्द बन चुकी है। उसने कहा, ठीक है मियां, मैं चलता हूं, पर मेरी विदाई इस तरह से नहीं होगी कि तुम कभी मुझे भूल जा सको। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए सम्मान और विरह दोनों समाये हुए थे। फिर सलीम ने महल छोड़ दिया और अकबर वापस लौटा, पर अब कुछ बदल चुका था। जो कभी अंदर था वो बाहर आ गया, जो बाहर था वो भीतर समा गया। दोनों ने अपने अपने रास्ते पकड़ लिए, पर किस्मत ने कुछ और लिखा था। समय पीठ थपथपाता चला गया। सलीम ने गांव-गांव में शिक्षा का बीज बोया और कई बच्चों के जीवन बदल दिए। वो लोगों में उम्मीद जगाने लगा और उसकी छोटी छोटी नौटंकी, हसीम जाग के किस्से सभी के दिल छूते। महल की सभा में अब उसकी तस्वीरें नहीं थी, पर लोग जब गांव में जाते तो उसकी बातें सुनाते। अकबर ने भी अपने काम में कुछ और कठोर कदम उठाए, पर उसकी आंखों के किनारे पर अब सलीम की स्मृति का नूर था। वो अक्सर रात में सलीम की आवाज उठाकर गूंजते हुए सुनता, पर समझता कि जीवन के नियम हैं जिन्हें तोड़कर उसे सुख नहीं मिलेगा। फिर एक दिन खबर आई कि सलीम दीक्षित बीमारी से पीड़ित है और उसकी हालत गंभीर है। बेचैनी महल में घुल गई। किसी ने कहा कि उसे जमींदारों ने जहर दिया है क्योंकि उसने उनके व्यापार में व्यवधान डाला। किसी ने कहा कि यह बीमारी प्राकृतिक है, पर जिस भी तरह की खबर थी, अकबर की रगों में आग दौड़ गई। उसने तुरंत कहा कि सलीम को महल बुलाया जाए ताकि वो ठीक हो, पर सलीम ने महल का आमंत्रण ठुकरा दिया। उसने कहा, महल की चौखट पर मेरी पहचान क्या रहेगी? मैं वहीं नहीं रहना चाहता। अकबर के लिए यह सुनना कष्टप्रद था, पर उसने सम्मान किया। फिर भी उसने कुछ चिकित्सकों को भेजा और उनके लिए दवाएं और इलाज की व्यवस्था की। समय की तापी ने सलीम की हालत और बिगाड़ दी। एक सुबह जब धूप नर्म थी, गांव वालों ने देखा कि सलीम के कदम कमजोर हो गए हैं। लोग उसके चारों ओर खड़े थे, बच्चे उसके पास बैठे थे और वो उनसे हंसकर कहता, डरो मत, जिंदगी छोटी है पर खूबसूरती बड़ी है। उसकी आखिरी भाषा में उसके गांव, उसके बच्चों और उसकी छोटी छोटी मदद की कहानियां थी। लोग रो रहे थे, पर वो मुस्कुरा रहा था।
जैसे किसी सफर का आखिरी पड़ाव हो और वो खुशी खुशी विदा ले रहा हो। उसने आखिरी बार गांव के बच्चों से कहा, पढ़ो, सच्चाई से मत भागो और अपनी हंसी कभी मत खोना। और फिर उसकी सांसें धीरे धीरे थम गई। अकबर को खबर पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो दौड़ा, पर रास्ते की धूल, पहरे और समय ने उसे रोक दिया। उसे बताया गया कि सलीम थोड़ी देर पहले ही इस दुनिया से चल बसा है। अकबर की धड़कन रुक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी को हमेशा के लिए खो देगा। उसका मन बोझिल हो उठा। उसने महल के लोगों से कहा कि सलीम का अंतिम संस्कार बड़े आदर से किया जाए और गांव वालों को सम्मान दिया जाए। पर खुद की आंखों में वो खालीपन कुछ और कह रहा था। अकबर ने उस दिन बहुत कुछ महसूस किया जो शब्द नहीं कह सकते। सलीम की मृत्यु ने उसे एक ऐसी सिक दे दी जिसे वो कभी नहीं भूल पाया। उसने महसूस किया कि अक्सर सत्ता की चिंता और कर्तव्य की ठोकरें लोगों की जिंदगियों को अनदेखा कर देती है। उसने देखा कि दोस्ती में हिंसक निर्णय लेने से क्या क्या खोया जा सकता है। उसकी आंखों के सामने सलीम की हंसी की वो तस्वीर थी जो अब सिर्फ याद बनकर रह गई थी। वो समझ गया कि कभी कभी इंसान को खोना पूरी दुनिया का गम दे देता है, पर वही गम आगे चलकर हमें इंसान बनाता है। अकबर ने सलीम की याद में गांवों में स्कूल और अस्पताल खोलवाए। उन छोटी छोटी जरूरतों पर काम किया जिन्हें सलीम ने पहले से देखा था। उसने अपने दरबारियों को समझाया कि समाज के हर तबके की आवाज को सुनना जरूरी है और नीति बनाते समय उनके सुझावों को गंभीरता से लिया जाए। वो अक्सर सलीम के बनाए गए सामुदायिक उद्यान में अकेले जाता और देर तक बैठकर सोचता कि कैसे उसने अपनी मजबूरियों में दोस्त को खो दिया। पर उसने ये भी समझा कि अब समय बदला जा सकता है यदि वो अपनी गलती मानकर उसे सुधारने की कोशिश करे। उसने कहा, हमें सलीम की तरह लोगों के पास जाना होगा और उनकी छोटी छोटी समस्याओं का हल निकालना होगा। कुछ वर्षों में अकबर की सोच में परिवर्तन दिखा। उसने न केवल शासन की नीतियां बदली बल्कि दरबार में भी एक नया माहौल लाया। वहां अब हंसी आने लगी, पर वो हल्की सी गंभीर थी। लोग अब लोगों के दर्द को समझने की कोशिश करते। समाज में शिक्षा और चिकित्सा की पहुंच बढ़ी। जो लोग पहले दरबार में रोना भूल चुके थे, अब उनकी आवाज सुनी जाती। ये सब सलीम की मौजूदगी की वजह से संभव हुआ, पर अब वो मौजूद नहीं था। अकबर ने सलीम को खो दिया था, पर उसकी याद ने उस राज्य को संवारा। कहानियां अक्सर सिखाती है कि खोकर भी कुछ जीता जा सकता है। अकबर ने सलीम को खोकर पाया कि नेतृत्व केवल शासन नहीं होता, वो सुनने का नाम भी है। वो सीखा कि लक्ष्यों के पीछे भागते भागते इंसान अपने ही रिश्तों को तिलांजलि दे देता है। उसने सलीम की याद को न केवल अपनी आंखों में रखा, बल्कि उसे अपनी नीतियों में भी जीवित किया। गांवों में जो स्कूल बने, उन पढ़े हुए बच्चों में से कई बाद में बड़े होकर लोगों की समस्याएं हल करने लगे। सलीम की कही हुई बातें, उसकी हंसी और उसकी शरारतें सब कहीं न कहीं जिंदगी में काम आई। कई बार अकबर अकेले रात में बैठता और सलीम की मूर्खताओं पर मुस्कुराता। उसे याद आता कि सलीम ने कैसे एक बार महल की अंगूठी छुपाकर सभी को हंसाया था। वे यादें अब किसी पाबंदी की तरह थी, पर उन्होंने अकबर की जिंदगी को नरम कर दिया था। उसे पता चला कि खोने का मतलब हमेशा अफसोस नहीं होता। कभी कभी वो आपको बदल देता है और बेहतर बनाता है। सलीम की याद में बनाए गए कामों की खुशबू दूर दूर तक फैली और लोगों की जिंदगियां बदल गई। अकबर ने महसूस किया कि सच्चाई और करुणा की जीत हमेशा देर से आती है, पर आती है। अंततः कहानी एक सीख छोड़कर खत्म नहीं होती, वो जीवन में गुनगुनाती रहती है। अकबर ने सलीम को हमेशा के लिए खो दिया, पर उसी खोने ने उसे सिखाया कि व्यक्ति की बातों को अनदेखा न किया जाए, कि शब्दों के पीछे अक्सर हृदय होता है और हर हृदय को सम्मान मिलना चाहिए। और जहां तक सलीम की हंसी और उसकी शरारतों का सवाल था, वे लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रही, जैसे किसी दूर के सूरज की गर्मी
जो भले ही क्षितिज के पीछे छुप जाए, पर उसके असर से पेड़ पौधे हरे ही रह जाते हैं। अकबर के दरबार में जिस दिन एक अजनबी आया, उस सुबह हवा में कुछ अलग सा सन्नाटा था। लोग कहते हैं कि जब काशी के घाट पर शाम उतरती है तो सब कुछ सामान्य दिखता है, पर अंदर एक खामोशी होती है जो बताती है कि कुछ बदलने वाला है। उसी तरह महल के गलियारों में भी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, पर एक अनजानी उम्मीद हवा में थी। अकबर ने वैसे ही सुबह की प्रार्थना की, चांदी का प्याला उठाया और दरबार में बैठने का संकेत दिया। दरबार में सपत्तेज चहल पहल थी। मंत्री, सेनापति, कवि और नाचने वाले सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। अकबर के चेहरे पर वही स्थिरता थी जो सदियों से रही आई थी, पर उसकी आंखों में जिज्ञासा भी चमक रही थी। वो जानता था कि आज कुछ नया होगा। दरबार में शहनाई बजी। दरबार की ऊंची गलीचा पर कछवासा चलकर दरबारियों की निगाहें उस एक द्वार पर टिक गई जिससे आमतौर पर विजेताओं और दूतों का आना जाना होता। द्वार खुले और एक इंसान अंदर आया। वो साधारण कपड़ों में था। न ढोलक की थाप वाली शान थी, न किसी विदेशी रेशमी कपड़े की चमक। उसके चेहरे पर धूप की थोड़ी सख्ती थी और आंखों में किसी राज का पता नहीं, पर उसके कदम ऐसे थे कि कोई सोचता कि उसने सफर बहुत देखा है। उसे देखकर अकारण चेहरों पर एक हल्की मुस्कान आ गई, जैसे कोई पुराना किस्सा अचानक याद आ गया हो। कुछ दरबारी मुस्कुराए, कुछ ने सिर झुकाया, पर सबसे ज्यादा जिज्ञासा अकबर की थी। अकबर ने संकेत किया और अजनबी को पास बुलाया गया। दरबार में खामोशी छा गई। अजनबी ने प्रणाम किया और विनम्रता से बोला, महाराज, मैं बाहरी देश का एक मुसाफिर हूं। मेरा नाम जाहिद है। कितने ही ऐसे लोग महल में आते जाते रहे थे, पर जाहिद की आवाज में एक अलग तरह की नम्रता थी। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, जाहिद, तू यहां क्या चाहता है? जाहिद ने कहा, महाराज, मैं किसी पद की मांग नहीं करता, न धन का लालच है, बस एक छोटी सी मदद मांगता हूं। अकबर ने पूछा, किस किस्म की मदद? जाहिद ने धीरे से कहा, मैं चाहता हूं कि मुझे एक दिन के लिए दरबार में बिठाकर यह दिखा दे कि राजा किस तरह का निर्णय लेते हैं। दरबारियों की आंखें चौड़ी हो गई। एक दरबारी ने सिफारिश कर दी कि यह तो ठीक बात है। अकबर ने झट से कहा, ठीक है। और तभी कुछ लोग अंदर से हंस पड़े। कुछ ने सोचा कि यह तो हल्की सी शरारत है, पर अकबर ने ठहर कर देखा। अगर तू सच्चाई से न्याय समझना चाहता है तो आ, एक दिन बैठा कर देखेंगे। जाहिद ने धन्यवाद कहा और वही बैठ गया। उसने दरबार की चर्चा सुनी, लोगों की बातें समझी, और सबसे अलग वह चीज जो अकबर ने नोटिस की, वो थी उसकी आंखों की तीखापन। वो नहीं था ऐसा ही सा मुसाफिर जिसे दुनिया ने केवल राह में देखा हो। दरबार के बीच में बैठते हुए उसने एक एक मुद्दा पर चुप्पी से टिप्पणी की। अकबर ने उससे प्रश्न पूछा कि क्या उसे किसी मुद्दे पर राय देनी है। जाहिद ने कहा, महाराज, मैं आपकी योजनाओं को नहीं रोकना चाहता, पर लोगों की छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आप सुनकर अनदेखा कर रहे हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बताना। और जाहिद ने एक एक करके गांव के उन छोटे छोटे झगड़ों का जिक्र किया जिनकी जड़ में अक्सर दरबार के फैसलों की अनुपस्थिति होती थी। वो बताता गया कि किस तरह एक कुएं का बंटवारा, किस तरह के करों की वसूली और किस तरह के बैरियों के कारण लोग परेशान हैं। लोग पहले हंसे, पर अकबर ने ध्यान से सुना और हर एक मुद्दे पर कुछ न कुछ नोट करने लगा। दरबार से बाहर आने के बाद अकबर की अधीनस्थ परिषद में नए आदेश आए। कुछ मंत्रियों ने कहा कि ये एक शख्स है, उसकी बातें क्या मायने रखेंगी। एक दो सेनापतियों ने कहा कि यदि हम लोगों की छोटी छोटी जरूरत नहीं समझेंगे तो बड़े संकट भी आ सकते हैं। अकबर ने कहा, मैं उसकी बातें घटाकर नहीं रखूंगा। और फिर एक छोटी सी घटना हुई जिसने सबको चौंका दिया। कुछ महीनों बाद सीमा पर एक छोटा विद्रोह हुआ। न तो वो बड़ा था न छोटा, पर परेशानी इतनी हुई कि रसद बंद हो गई। अकबर ने तुरंत सेनाओं को भेजने का आदेश दिया,
पर उसी समय जाहिद आया और बोला कि वो कुछ करना चाहता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या करोगे? जाहिद मुस्कुराकर बोला, महाराज, मैं कुछ लोगों को समझाकर ये बंद करवा दूंगा। अकबर ने आश्वासन भर दिया कि वो भरोसा रखता है, पर कई लोगों ने सोचा कि ये साहसिक होगा, लेकिन बेवकूफी भी। जाहिद ने गांव जाकर बात की। उसने किसानों से बैठकर खाना खाया, उनकी बात सुनी और उनके डर को समझा। उसने गांव के मुखिया से कहा कि युद्ध से पहले लोग ही सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं और कुछ पैसों की मांग और करों की गिनती बंद कर देने से लोग कुछ राहत महसूस कर लेंगे। उसने स्थानीय सेनापति से मिलकर कहा कि सेना कुछ समय के लिए कड़ी कार्रवाई रोक दे ताकि बातचीत हो सके। उसकी बातें बड़ी ही सरल और असरदार थी। कुछ ही दिनों में लड़ाई रुकी और वो छोटा सा विद्रोह बिना अधिक रक्तपात के शांत हुआ। महल में ये खबर आई और लोग हैरान रह गए। अकबर ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में गर्व और आश्चर्य दोनों थे। उसने जाहिद से पूछा, तू कौन है असल में? जाहिद ने सरलता से कहा, मैं वो जो सुलह से डरता नहीं, महाराज। धीरे धीरे जाहिद का असर महल के बाहर फैलने लगा। वो गांव गांव जाकर लोगों को जोड़ता और महल के कदमों तक उनकी आवाज लाता। लोग उसे प्यार करने लगे और कुछ दरबारियों के बीच ये बात फैलने लगी कि अकबर ने एक अजनबी से अपनी सलाह लेना शुरू कर दिया है। कुछ मंत्री इसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। उन्हें लगता था कि बाहरी आदमी जो दरबार की राजनीतिक जटिलताओं को नहीं जानता, वो किस तरह से निर्णय प्रभावित कर सकता है। एक मंत्री ने चुपके से साजिश भी रची कि जाहिद के बारे में अफवाह फैलाई जाए कि वो दरबार में राजनीतिक साजिश कर रहा है। अफवाहों की आग जल्दी ही फैल गई। कुछ दरबारियों ने देखा कि जाहिद गांव वालों के साथ ज्यादा समय बिताता है और उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। सत्ता की दुनिया में लोकप्रियता कभी कभी खतरे की घंटी बन जाती है। अकबर ने ये सब देखा और भीतर से परेशान हुआ। उसने जाहिद को बुलाया और कहा, तुझे ये सब मालूम होगा। कुछ लोग कहते हैं कि तू मेरी जगह लेने की कोशिश में है। जाहिद ने आंखें नीचे कर ली और बोला, महाराज, मेरी नजर में सत्ता की कोई खास जगह नहीं है। मुझे बस लोगों की समस्या हल करनी है। पर कुछ लोगों की चालें तेज थी। किसी रात एक झूठी साजिश रची गई और एक पन्ना महल के कोने कोने में मिलना शुरू हुआ, जिसमें लिखा था कि जाहिद विदेशी शक्तियों से तालमेल कर रहा है। इस खबर ने दरबार में तूफान ला दिया। मंत्री लोगों के कानों में हल्ला कर रहे थे और जनता में भी शक के बीज बो दिए गए थे। अकबर ने झट से निर्णय लिया कि वो खुद इस बात की तह तक पहुंचेगा। उसने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों से कहा कि वे सच्चाई पता करें। वही जाहिद ने भी अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश की, पर महल की राजनीति ऐसी थी कि शब्दों का वजन कभी कभी काम नहीं आता। एक दिन अकबर को खबर मिली कि कुछ दुश्मनी वाली फौजें महल की सीमा के पास इकट्ठा हो रही है। अकबर ने तैयारी की और सेना इकट्ठी कर ली। जनता में डर और आशंका मिश्रित थी। उसी बीच जाहिद ने महाराज से कहा, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं आगे जाऊं और इस बात की तह कर लूं कि कौन मेरे खिलाफ अफवाह फैला रहा है। अकबर ने कहा, जाहिद, भले ही तू अजनबी है पर तुझमें हिम्मत है। फिर जा, पर सावधानी बरत। जाहिद ने अपने घुड़सवारों के साथ सीमा की ओर कदम बढ़ाए। उसने रात में छुप कर देखा और बातचीतें सुनी। उसने पाया कि कुछ दरबारियों ने मिलकर यह साजिश रची थी कि जाहिद को कलंकित किया जाए ताकि वे अपनी पोजीशन और पकड़ मजबूत रख सकें। यह खबर सुनकर जाहिद का दिल भारी हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। उसने उनकी चालों का खुलासा करने के लिए सबूत जुटाए। उसने एक गोपनीय मीटिंग में चुपके से भाग लिया और उनकी बातें रिकॉर्ड की। यह काम आसान नहीं था। रातें लंबी लगी, थकान बढ़ी, पर जाहिद का इरादा पक्का था। उसने अकबर के पास जाकर सारी सच्चाई बताई और वे सबूत रख दिए। अकबर ने जब उन सबूतों को देखा तो उसकी आंखों में आग सी थी। उसने तुरंत दरबार बुलाया और जनता के सामने सब कुछ रखा।
उन दरबारियों की असली सूरत उजागर हो गई, जिन्हें वो कभी भरोसेमंद मानता था। कुछ लोग शर्मिंदा हुए, कुछ भाग खड़े हुए, पर सच्चाई सामने आ गई। अकबर ने फैसला किया कि जिन्हें दोषी पाया जाएगा, उन्हें सजा दी जाएगी। पर उसकी सजा कठोर नहीं थी। अकबर ने कहा कि सजा के साथ सुधार भी जरूरी है। उसने उन लोगों से कहा कि वे गांवों में जाकर अपनी गलतियों की भरपाई करें और लोगों के बीच सम्मान वापस पाएं। ये अकबर की समझदारी थी कि सजा केवल क्रोध नहीं होती, बल्कि समाज को जोड़ने का जरिया भी होती है। इसी बीच जाहिद का असर और बढ़ गया। लोगों ने महसूस किया कि उसने सिर्फ राजनीति नहीं की, उसने लोगों की आवाज उठाई। ग्रामीणों की बुनियादी परेशानियां हल होने लगी और अकबर की नीतियां भी नरम पड़ गई। पर कहानी यहां रोचक मोड़ पर आई। एक रात अकबर को पता चला कि जाहिद का असली नाम और मकसद कुछ और ही है। जाहिद ने स्वयं आकर अकबर को बताया कि वो एक पुराने राजघराने का वंशज है, पर उसने अपना असली नाम नहीं बताया, क्योंकि वो किसी पद की लालच में नहीं आया था। वो सिर्फ लोगों की मदद करना चाहता था। उसने कहा, महाराज, मैं राजा बनकर क्या करूंगा? मेरा काम घर घर जाकर सुनी सुनाई बातों को बदलना है। अकबर ने उसकी सच्चाई सुनी और मन में उससे और भी लगाव हो गया। समय के साथ जाहिद की वजह से अकबर के शासन में बहुत कुछ बदल गया। स्कूल खोले गए, छोटे कुटीर उद्योग शुरू हुए और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आया। ये सब देखकर देश में शांति बनी और लोग खुश रहने लगे। जाहिद की हल्की फुल्की मस्ती और चुटकी में कई बातें लोगों के दिलों में घर करने लगी। अकबर ने भी उसका मान बढ़ाया और उसे अपना मित्र माना। पर कहानी का रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन एक बड़ी चुनौती आई। एक भयंकर सूखा पड़ा, जिसकी वजह से कई गांवों की फसलें बर्बाद हो गईं। लोगों में घबराहट फैल गई। अकबर ने कहा कि हम पानी की व्यवस्था करेंगे, पर संसाधन कम थे। जाहिद ने तुरंत गांव-गांव जाकर पानी के साधन जुटाए। उसने नहरों की मरम्मत करवाई, छोटे बांध बनवाए और लोगों को ये सिखाया कि कैसे पानी की बचत से उनकी फसलें बच सकती है। एक छोटी सी कहानी ये बताती है कि कभी-कभी एक साधारण इंसान एक बड़े संकट का सामना कर सकता है। पर तभी कुछ और लोग आए जिन्होंने जाहिद की लोकप्रियता को फिर से चुनौती दी। वे लोग चाहते थे कि जाहिद को महल का हिस्सा बनाया जाए, ताकि वे अपनी शक्ति और संसाधनों को और बढ़ा सकें। जाहिद ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, महाराज, मैं किसी पद का मोहताज नहीं हूं। मेरा काम लोगों तक पहुंचना है और उनकी मदद करना है। अकबर ने उसकी बात सुनी और सुखद आश्चर्य किया कि किसी ने पद को इनकार किया। यह सिद्दत अकबर को गर्व से भर देती थी। अंत में एक बड़ा मोड़ आया। एक बार महल पर हमला हुआ। कुछ लुटेरे और दुश्मन दरबार की ओर बढ़े। उनका मकसद सिर्फ अकबर को डराना या हिलाना नहीं था, बल्कि वो सत्ता बदलने की कोशिश कर रहे थे। महल में अफरातफरी मची। सेनापतियों ने अपनी अपनी इकाइयों को तैयार किया, पर कुछ में भय था। उसी समय जाहिद ने आगे बढ़कर कहा कि वो महल की रक्षा करेगा। अकबर ने उसे रोकने की कोशिश की, पर जाहिद ने कहा, महाराज, ये वही पल है जब हमें साथ खड़ा होना चाहिए। उसने लोगों को संगठित किया, पुराने मित्रों को बुलाया और आखिर में उस दिन की घटना ने सबको दिखाया कि असली शक्ति नाम और पद में नहीं, भरोसे और हिम्मत में होती है। लुटेरों को परास्त कर दिया गया और महल सुरक्षित रहा। लोगों ने देखा कि एक साधारण अजनबी कैसे संकट में भी सबसे आगे खड़ा हो सकता है। लड़ाई के बाद महल में जश्न और दुआ का माहौल बन गया। अकबर ने जाहिद को गर्व से गले लगाया और दरबार में सबके सामने उसे अपना मित्र घोषित कर दिया। पर जाहिद ने फिर भी कोई पद स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, महाराज, मैं आपके मित्र बनकर खुश हूं। मुझे और क्या चाहिए? इस बात ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि दोस्ती का क्या मूल्य है और सत्ता का क्या महत्व। कुछ दिनों बाद जाहिद ने महल छोड़ने का निर्णय लिया।
उसने कहा कि अब उसकी यात्रा फिर से शुरू होगी और उसे गांवों में जाना है। अकबर ने कहा, तू कहीं भी चला जा, पर मेरी आंखों के सामने रहेगा। जाहिद ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, आपकी याद मेरे साथ रहेगी। जाहिद का जाना महल में एक खालीपन छोड़ गया, पर उसकी शिक्षा और काम वहां रह गए। अकबर ने उसे खोने के बाद महसूस किया कि अक्सर जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमें बदल देते हैं, और वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं, भले ही हम उन्हें देख न पाए। उसने नए नियम लागू किए, जिनमें जनता की छोटी छोटी परेशानियां सुनने का आदेश दिया गया। उसने दरबार में एक छोटी सी सभा बनवाई, जहां हर सप्ताह कुछ लोगों की समस्याएं सुनी जाती। इससे दरबार और जनता के बीच की दूरियां कम हुई। समय के साथ अकबर की प्रशासकीय शैली में नरमी आ गई और उसकी लोकप्रियता भी बढ़ी, पर इस बार उसके निर्णयों में अब एक नया मानवीय स्पर्श था। कई सालों के बाद एक दिन अकबर ने सुना कि जाहिद अपने यात्रा के दौरान बीमार पड़ गया है। उसे खबर लगी और वो तुरंत निकल पड़ा। उसने गांव पहुंचकर देखा कि जाहिद का घर उजाड़ पुठाड़ हाल में है। गांव वाले बताते हैं कि उसने अपना सारा धन लोगों पर खर्च कर दिया था। अकबर ने उसकी सेवा की और उसे महल बुलाने की कोशिश की, पर जाहिद ने कहा, महाराज, मेरा काम पूरा हो गया है। उसने अंततः अकबर से कहा, महाराज, आपने मुझे वो जगह दी जहां मैं लोगों का दर्द सुन सका। अब मैं जाना चाहता हूं। अकबर ने आंसू रोक कर कहा, तू जा, पर यह याद रख कि तूने मेरे जीवन को बदल दिया। और फिर वो दिन आया जब जाहिद की आंखें बंद हो गई। अकबर ने खुद उसकी अंतिम यात्रा में भाग लिया और लोगों ने उसे विदा कहा। महल में खालीपन रहा, पर लोगों की जिंदगियां बदली हुई थी। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जाहिद के जाने के बाद अकबर ने उनकी याद में नए कार्यक्रम चलाए। गांवों में शिक्षण, स्वास्थ्य और पानी की योजनाएं और मजबूत हुई। जहां जाहिद का हाथ था, वहां अब विश्वास था। अकबर ने समझा कि किसी व्यक्ति का असली मूल्य उसकी पहचान से नहीं, उसके काम से आका जाता है। उसने सीखा कि शक्ति का इस्तेमाल प्यार और समझदारी से किया जाना चाहिए। जाहिद एक अजनबी था, पर उसने दरबार और गांवों के बीच एक पुल बनाया। उसने दिखाया कि सच्ची दोस्ती, सच्चा साहस और मजबूत इरादा किस तरह समाज को बदल सकता है। अकबर जब भी बैठता तो जाहिद की यादों में खो जाता। वो अपने दरबार में एक कुर्सी खाली रखता और कहते सुनाई देता, ये कुर्सी उसी अजनबी की है जिसने हमें सिखाया कि सुनना राजसी गुण है। बच्चे गांवों में जाहिद की कहानियां सुनते और उसकी शरारतों पर हंसते। उसकी बातें, उसकी मुस्कान और उसका साहस लोगों के दिलों में सदा के लिए बस गया। अकबर को अपने मित्र की कमी हमेशा खलती रही, पर उसने उस कमी को अपनी नीतियों और अपने कार्यों में बदल दिया। यही थी उस अजनबी दोस्त की असली विरासत। दरबार की दीवारें सदी की चुप्पी को सहती हुई भी समय समय पर कुछ कह जाती थी, पर जिस हवा में अब गूंज रही थी, वो किसी पुराने कांटे की तरह अंदर तक चुभती थी। अकबर और सलीम की दोस्ती के किस्से महल की चौखट से बाहर तक सुनाए जाते थे। वही दोस्ती जो हंसी और शरारतों से बनी थी, अब किसी अजीब तनाव के घेरे में फंस चुकी थी। दोनों के बीच की लड़ाई अचानक नहीं आई थी। वो उन छोटी छोटी दरारों का नतीजा थी जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, पर जब दरारें बढ़ती हैं तो पत्थर गिरते हैं, और उसी दिन पत्थर तोड़े बिना नहीं रहे। शुरुआत कुछ इतनी साधारण थी कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये बढ़कर युद्ध की शक्ल ले लेगा। सलीम की सोच बदल रही थी। उसकी आवाज जनमानस के बीच तेज और साफ सुनाई देने लगी थी। वो गांवों में जाकर लोगों की तकलीफें सुनता, उन्हें हल करने की कोशिश करता और अकबर के शासन को अपने नजरिए से चुनौती देता। अकबर, जो राज्य की स्थिरता और बड़ी तस्वीर देखता था, इन बातों को एक तरह की बेवजह भड़काऊ गतिविधि मानने लगा। दरबार के कुछ लोगों ने सलीम की लोकप्रियता को खतरे के रूप में देखा और धीरे धीरे अफवाहों ने वाकई का रूप ले लिया। आरोप आए कि सलीम बाहरी ताकतों से मेलजोल बना रहा है
कि वो महल के रहस्यों को उजागर कर रहा है कि उसकी नीयत साफ नहीं। ये आरोप हवा की तरह फैलते गए और लोगों के दिलों में संदेह बो दिए। अकबर का स्वभाव था कि वो पहले सोचे फिर कदम उठाए, पर सत्ता के दरबार में कुछ आवाजें ऐसी थी जो धैर्य की धज्जियां उड़ाना जानती थी। जब मंत्री एंड सेनापति लगातार ये सुझाव देने लगे कि सलीम को रोकना होगा, अकबर के भीतर द्वंद्व उभर आया। एक तरफ उसका निजी रिश्ता और पुरानी यादें थी, दूसरी तरफ राज्य और उसके दायित्व। अंततः उसने सोचा कि शायद सलीम को कुछ दूर भेजने से शांतिपूर्ण हल मिल जाएगा। पर सलीम ने महल छोड़ते समय कहा था कि वो अपने इरादों में सच्चा है, और उसकी आंखों में उस हल्की सी चुनौती ने अकबर को हमेशा बेचैन रखा। समय नहीं रुका। सीमाओं के किनारे खटपट और अंदरूनी असंतोष मिलकर आग जैसी लपटें उगा रहे थे। एक अंधेरी शाम, जब अकबर दरबार में अपने विचारों में खोया था, खबर आई कि कुछ विद्रोही इकाइयां सीमावर्ती कस्बों में सक्रिय हो गई हैं। खबर को सुनकर अकबर ने तुरंत सैन्य तैयारियां शुरू कर दी। पर सलीम, जो हमेशा लोगों के निकट रहा था, सीमावर्ती गांवों में जाकर वहां के मसलों को समझने लगा। उसने कहा कि आक्रामकता से पहले बातचीत और राहत योजनाएं लागू की जानी चाहिए। उसकी कोशिशों से कुछ समझौते हुए और कुछ यात्राएं शांतिपूर्ण रहीं, पर दरबार के कुछ प्रमुख लोगों ने इसे कमजोरी की निशानी कहा और अकबर को दबाव में ले लिया कि सख्ती दिखानी चाहिए। दोनों के बीच के मतभेद यहां चरम पर पहुंच गए। एक रात ऐसी घटना घटी जिसने खेल की दिशा बदल दी। एक गुप्त दस्तावेज अचानक महल के कुछ कोनों में मिल गया, जिसमें कहा गया था कि सलीम ने कुछ अंदरूनी संदेश बाहरी समूहों को भेजे हैं। यह दस्तावेज किसी प्रमाण के रूप में बहुत कमजोर था, पर अफवाह के जमाने में कच्चा सबूत भी काफी होता है। अकबर ने यह दस्तावेज देखा और उसका मन कांप उठा। उसने सलीम से पूछताछ करने की सोची, पर दरबारियों ने उसे सलाह दी कि यह मामला बहुत संवेदनशील है और सार्वजनिक कार्रवाई जरूरी है। अकबर ने सोचा कि यदि वो तुरंत निर्णय नहीं लेगा तो दरबार में बिखराव बढ़ेगा, पर उसका दिल कह रहा था कि पहले सत्य की जांच होनी चाहिए। सलीम के प्रति भरोसा धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसके विरोधियों ने उसकी पुरानी हरकतों को तोड़मरोड़ कर पेश किया। वही हरकतें जो पहले बच्चों की तरह खिलखिलाकर की जाती थी, अब षड्यंत्र की तरह बतलाई गई। सलीम ने जब अकबर के इस बदलाव को देखा तो उसने भी दबी आवाज में अपनी बेगुनाही बताने की कोशिश की, पर शब्द ऐसे थे जैसे पत्थर पर लिखा हुआ इंटेलिजेंस रिपोर्ट। प्रभाव कम और शोर ज्यादा था। महल में रहने वाले लोगों की आंखों में सलीम का चेहरा बदल गया और वो बदलते चेहरे देखकर खुद भी घबरा गया। उसी समय सीमा पर हालात और बिगड़ने लगे। एक छोटे से टकराव ने कई जिंदगियों को दांव पर रख दिया। अकबर के सेनापति ने कहा कि अब मौका है। यदि सलीम को सार्वजनिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जाए तो दहशत मच जाएगी और अनुशासन लौट आएगा। पर सलीम के समर्थकों ने विरोध शुरू कर दिया। गांवों में लोग सलीम की बातों का साथ देने लगे और कुछ सेनाओं की निष्ठा भी बनते हुए दिखाई दी। देश का हर कृषि शहर, हर बाजार अब उस मोड़ पर आ रहा था जहां नागरिकता और शासन के बीच सवाल उठ रहे थे। इस विभाजन ने न सिर्फ राजनीतिक बल्कि मानवीय रिश्तों पर भी असर डाला। जब विवाद चरम पर पहुंचा, किसी ने सुझाव दिया कि दोनों के बीच सार्वजनिक बहस कराई जाए ताकि सच्चाई साफ हो। पर बहस जैसे मंचों में अक्सर भावनाएं शोर बना देती है। अकबर समझते थे कि उनका पद और उनकी जिम्मेदारी बहस में उलझकर कमजोर पड़ सकती है, पर दूसरी तरफ वो सलीम के साथ वैसा ही संबंध नहीं रखना चाहते थे जो अनदेखा कर दिया जाए। आखिरकार एक घोषणा की गई। दोनों के बीच निर्णय महल के पास मैदान में खुले तौर पर लिया जाएगा। यह फैसला कुछ लोगों के लिए तो न्याय का प्रतीक था और कुछ के लिए सिर्फ सियासी तमाशा। मैदान खाली था पर हवा ठंडी और भारी थी। लोगों के समूह चारों तरफ जुट गए, कुछ अकबर के समर्थन में, कुछ सलीम के। दोनों पुरुष अपनी तरह से तैयार थे।
अकबर पर वर्षों की शासकीय अनुभूति की छाप थी। उसकी आंखों में उस भारीपन का अंश था जो फैसलों के साथ आता है। सलीम की आंखों में कुछ और था, लोगों की पीड़ा और एक जाने अनजाने खरी हुई नियत का आत्मविश्वास। दोनों के बीच शोरगुल के बावजूद एक अजीब शांति थी, जैसे कोई बड़ी बात होने वाली हो और इससे पहले सब कुछ ठहर जाए। लड़ाई शुरू हुई, पर यह केवल तलवारों या भाले की नहीं थी। ये कहावतों, विश्वासघात और पुरानी यादों की भी थी। पहले वो वाद विवाद हुआ जिसमें दोनों ने अपने अपने तर्क रखे। सलीम ने गांव वालों की बातों को उठाया, अकबर ने राज्य की एकाग्रता की आवश्यकता का जिक्र किया। लोग सुन रहे थे और हर शब्द पर तालियां या फुसफुसाहटें उठती। पर जब शब्द घिस गए और कोई हल न निकला, तब शांति टूट गई। कुछ ऐसे चरमपंथी तत्व थे जो बहस का मुंह ही बदल देना चाहते थे। वे भड़काऊ शब्दों और नारेबाजी से माहौल को हिंसक बनाते गए। फिर वह पल आया जब एक नेड़फेंक कर दिए गए तथ्य ने आग में घी डाल दिया। उसी भीड़ में एक शख्स ने चिल्लाकर कहा कि सलीम ने अघोषित तरीके से सैनिकों को प्रभावित किया है और सीमा में आतंक फैलाया है। ये आरोपों का ताना बाना झटकते हुए सीधे उनके मन पर लगा। अकबर के कुछ सैनिक, जो पहले से ही विभाजित थे, तुरंत दो हिस्सों में बंट गए। एक हिस्से ने अकबर का साथ दिया और दूसरे ने सलीम के साथ खड़े होने के संकेत दिखाए। हालत ऐसी हो गई कि आदेशों का पालन कठिन हो गया और अनुशासन टूटने लगा। कुछ बेकाबू सैनिकों ने तलवार उठाई और भीड़ में हलचल मच गई। लड़ाई सीमाओं से परे चली गई और व्यक्तिगत हो गई। अकबर और सलीम दोनों के चहेते कुछ लोगों ने एक दूसरे से भिड़ना शुरू कर दिया। खून की बूंदें जमीन पर चमकने लगी और कुछ प्रेमियों की कराहे सुनाई दी। महल की ढालें, जो दायित्व की रक्षा के लिए बनाई गई थी, अब अपने ही लोगों के खिलाफ उठी। अकबर ने देखा कि उसका निर्णय उसकी ही बनाई हुई मशीन की तरह उससे दूर जा रहा है। वो भीड़ में चला गया, न चाहते हुए भी सीधे टिककर अपने सेनापति की ओर चल दिया, जिसे उसने भरोसेमंद माना था। पर वो विश्वास अब टूट चुका था। सलीम ने भी अपनी जगह पकड़ ली और लोगों को शांति बनाए रखने के लिए कहने की कोशिश की, पर भावनाएं ऊंची और विकराल थी। लड़ाई का चरम तब आया जब दोनों के बीच वास्तव में भौतिक आमना सामना हुआ। तलवारें चमकी, घोड़ों ने धूल उड़ाई और अचानक जो कुछ भी दोनों के बीच बचा था वो संघर्ष में बदल गया। ये वही संघर्ष था जो वर्षों की गलतफहमियों, राजनैतिक चालों और इंसानी कमजोरियों का परिणाम था। अकबर ने अपनी तलवार उठाई और सलीम भी अपनी रक्षा के लिए खड़ा हुआ। दोनों के चेहरे पर वो वही लड़खड़ाहट थी जो किसी पुराने रिश्ते के टूटने पर आती है। वे एक दूसरे को मारना नहीं चाहते थे, पर युद्ध मनुष्य को उसके सबसे सीमित हिस्सों में बांध देता है। लड़ाई लंबी रही। दोनों ने कई वारबल झेले और कई किए। हर वार के साथ पुरानी यादों की परतें खुल रही थी। अकबर ने लड़ते हुए भी सलीम की दृष्टि में वो मासूमियत पाई जो उसने वर्षों पहले देखी थी। वहीं सलीम ने अकबर की आंखों में शासन की जिम्मेदारी की भारी छाया देखी। दोनों का संघर्ष किसी विजयी नायक की कहानी नहीं रहा, वो मानवीय दुश्मनी की करह थी जो हर एक झटके में बढ़ती गई। भीड़ चिल्लाती रही, पर दोनों के मन में अभी भी किसी तरह की मानवीय झिलमिल थी जो उन्हें रोकती रहती थी। अंततः जब दोनों थक गए और गला काटता हुआ दम निकलता दिखा, कुछ ऐसा हुआ जिससे लड़ाई का स्वर बदल गया। एक छोटे बच्चे की चीख, जो उस भीड़ में घिरा हुआ था, ने सबको झकझोर दिया। बच्चा सलीम का शिष्य था और उसने पिता का हाथ पकड़ा हुआ देखा। या हो सकता है कि वो महज अनजान रहा, पर उसकी चीख में मासूमियत थी जिसने लोगों के दिल पिघला दिए। उस एक आवाज ने भीड़ को हिलाकर रख दिया और अचानक हथियार नीचे गिरने लगे। लोग अपने किए पर शर्मिंदा हुए। अकबर और सलीम दोनों ही अपने अपने घावों को महसूस कर रहे थे, पर उनकी आंखों में अब नफरत नहीं थी, बस एक गहरी थकान और पस्त गर्व बचा था। लड़ाई के बाद दोनों अलग अलग भाग्य से सामना करने लगे।
अकबर को सिरदर्द और वजन महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसकी राजनीति और उसके फैसलों ने उसे उस बंदरगाह पर ला खड़ा किया जहां उसके सारे रिश्ते उलझ गए। सलीम, जो कभी महल से बाहर गया था, अब अंदर आया पर वो अलग आदमी बन चुका था। उसकी लोकप्रियता कुछ शांति लौटा चुकी थी, पर उसके उल्लंघन ने बहुत कुछ बिगाड़ दिया था। दोनों ने जाना कि लड़ाई से किसी को पूर्ण विजय नहीं मिलती, केवल चोटें और खालीपन गहरे होते हैं। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। उस लड़ाई ने दोनों के मन में बहुत कुछ बदल दिया। अकबर ने महसूस किया कि सत्ता का रखवाला होने का मतलब ये नहीं कि इंसानवाद को तिलांजलि दे दी जाए। उसने अपने दरबार में कुछ नियम बदले और यह सुनिश्चित किया कि जनता की आवाज सुनी जाए। सलीम ने भी जाना कि क्रोध और अहंकार किसी भी नेक काम की पहचान नहीं है। उसने गांवों में अपनी गतिविधियां फिर से शुरू की, पर अब विनम्रता से और सोच समझकर। दोनों ने अपने कामों में बदलाव लाकर यह दिखाया कि लड़ाई के बाद भी इंसान सीख सकता है। समय ने जख्मों को भर दिया, पर उन्हें निशान के रूप में छोड़ दिया। अकबर और सलीम की लड़ाई का किस्सा सालों तक सुनाया गया। वो केवल दो दोस्तों की नहीं, बल्कि पूरी समाज की लड़ाई की दास्तां बन गया। लोग अब भी उस दिन की बातें याद करते हैं। कैसे एक अफवाह ने दो आत्माओं को लड़वा दिया और कैसे एक बच्चे की आवाज ने उन्हें बांध लिया। महल में अब भी वही पुरानी बातें हैं, पर उन पंक्तियों में अब एक नई सीख जुड़ गई है। सत्ता और मानवीयता के बीच संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है, और दोस्ती की कदर तभी हो सकती है जब हम एक दूसरे की इंसानियत को पहचानें। अकबर और सलीम दोनों ने अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अपने अपने जीवन में उस सीख को उतारा। उन्होंने पाया कि लड़ाई चाहे कितनी भी भयानक हो, उसके बाद भी समझदारी और क्षमा की जगह है। ये लड़ाई शारीरिक रूप से समाप्त हुई, पर उसके असर ने समाज को बदल दिया। उस परिवर्तन में कुछ खोया और कुछ पाया गया, पर सबसे बड़ी बात यह रही कि इंसान को कभी भी वही रास्ता नहीं अपनाना चाहिए जो रिश्तों को बर्बाद कर दे। और जब भी महल का कोई बुजुर्ग बच्चों को उस दिन के किस्से सुनाता है, तो उसकी आंखें नम हो जाती है और वो कहता है कि सच्ची लड़ाई वह है जो हम अपने भीतर की कड़वाहट से लड़ते हैं, और सच्ची जीत वह है जो हम दूसरों की मानवीयता समझकर हासिल करते हैं।